अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग, कि आपने इन दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। जैसे कि 1/3 और 1/4 गिवन है। तो हमें मालूम ये है कि जब भी कोई नंबर किसी भी दो नंबर्स के दरमियान आपने फाइंड करना हो तो उसका सिंपल सा हिंट ये होता है कि अगर एक सिंगल वैल्यू आपने सिंगल नंबर कैलकुलेट करना है बिटवीन टू नंबर्स तो हम उसकी एवरेज लेते हैं। तो बुक में उसने हिंट के तौर पे गिवन भी है, दिया हुआ है वहाँ पे कि आप इसकी एवरेज फाइंड करके मालूम कर सकते हैं। तो एवरेज क्या होती है कि दो नंबरों का सम करके आप उसको 2 से डिवाइड कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम उन दोनों वैल्यूज़ को सम करके उसका हाफ़ ले लें, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। 1 ऊपर मल्टीप्लाई और 2 नीचे मल्टीप्लाई। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को, जो कि इस तरह है कि अगर हमारे पास गिवन हो एक वैल्यू 1/3 और दूसरी वैल्यू जो है वो 1/4, तो हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, कोई भी रैशनल नंबर या नंबर फाइंड करने के लिए इन दोनों इनके दरमियान जो नंबर है, बिटवीन इनके दरमियान जो नंबर है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इन दोनों का हमने क्या कर लेना है, सम। 1/3 और प्लस 1/4 हमने इसका सम कर लिया और उसको ब्रैकेट में लिख देना है। इस तरह कोई भी नंबर हो तो आपने उसको यूँ प्लस की फॉर्म में लिख के आपने उसका क्या ले लेना है, हाफ़ ले लेना है। तो उसके बाद 1/2 अगले स्टेप में तो एज़ इट इज़ रहेगा। तो 1/3 प्लस 1/4, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। फ्रैक्शन की फॉर्म को प्लस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अगर सिंपल नंबर होते जैसे 3 और 4 तो हम सिंपल 3 + 4 करते, वो 7 हो जाता। लेकिन ये 1/3 प्लस 1/4 है तो हम उसका एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने का मेथड जो है वो एक तो ये कि 4 और 3 का हम काउंट कर लें, एलसीएम तो वो 12 आ जाएगा, तो 12 के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो बाज़ बच्चे जल्दी समझ जाते हैं वो इस तरह है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर यहाँ पे 3 है तो इस तरफ हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जैसे कि स्टेप में किया हुआ है। और अगर इधर 4 है तो इस 1/3 में हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये हर एलसीएम के मेथड में हर एलसीएम वाली वैल्यूज़ जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं उसमें आपने एलसीएम लेना हो तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं जो कि आसान मेथड है। उससे होगा ये कि जब हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और नीचे ही मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई किया तो बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कट जाएँ तो पीछे वही वैल्यूज़ बच जाएंगी। लेकिन हमारे करने का मकसद क्या है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कुछ इस तरह बन जाएगी कि अगर हम इसे गौर से देखें तो ये 4 1 द 4 और नीचे 12, 3 1 द 3 और नीचे 4 3 द 12। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम हो तो एलसीएम की वैल्यूज़ भी सेम 12 लिखी जा सकती है। तो और उससे मज़ीद एक फ़ायदा अगर हम देखें तो वो फ़ायदा ये होता है कि जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज़ इट इज़ ही लिख दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं। तो वो 4 और ये 3 सिंपल आ जाएगा, वो ऐड होके 7 हो जाएगा और नीचे 12 एज़ इट इज़ आ जाएगा। और ये जो 1/2 जो एवरेज के तौर पे या जो इसका मेथड है कि कोई भी रैशनल नंबर हमने फाइंड करना हो बिटवीन टू नंबर्स तो उसका हम हाफ़ लेते हैं। तो ये 1/2 1/2 1/2 एज़ इट इज़ 7 आता रहेगा। एंड पे जाके आपने क्या करना है कि 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और 2 को नीचे 12 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7/24, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर मज़ीद ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती हो, डिवाइड हो सकता हो, तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड था जिसके ज़रिए हम कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन टू नंबर्स, जिसको हम रैशनल नंबर भी कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट को अगर देखें तो ये भी उसी तरह है। दो फ्रैक्शन में वैल्यूज़ गिवन हैं, 5/6 एंड 11/12।
तो हमने वही मेथड अपनाना है कि 5/6 और 11/12 के दरमियान बिटवीन कोई हमने रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। पहला स्टेप ब्रैकेट में लिख दिया, और फिर उसका मेथड क्या होता है कि दोनों को प्लस करके उसका क्या लिया जाए, हाफ 1/2, एवरेज तो 2 से डिवाइड ओवरऑल वैल्यूज़ को, तो वो एक ही बात है। हाफ लिखने का मकसद ये है कि फ्रैक्शन में हमें कैलकुलेशन करते हुए एक मुश्किल पेश ना आए। तो ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा अगले स्टेप में भी, और फिर वही मेथड एलसीएम का 6 और 12 है, बज़ाहिर इसका एलसीएम 12 आ जाता है। लेकिन अगर हम एक मेथड के ज़रिए चलते रहें जो सिंपल बच्चों को आसान लगता है कि इधर 12 है तो इधर ऊपर और नीचे आपने 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि इस स्टेप में कर दिया गया है। और इधर 6 है तो आपने इधर ऊपर 6 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बज़ाहिर किसी भी वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 और 12 इसलिए क्योंकि हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। उसका मेन मकसद क्या होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का मेन मकसद ये होता है हमारा कि 12 को 5 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 60 आ जाएगा, 12 को 6 से 72, 6 को 11 से 66, 12 को 6 से 72। तो मेन मकसद ये है कि हमारी नीचे वाली वैल्यूज़ डिनोमिनेटर सेम आ जाए। तो डिनोमिनेटर सेम होने से एलसीएम भी हमारा सेम हो जाता है। जैसे कि अगले स्टेप में अगर आप देखें तो नीचे 72 है, तो 72 होने से एलसीएम सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख दी जाती हैं। तो एज इट इज़ लिखने से फ़ायदा ये होता है कि 1/2 तो एज इट इज़ चलता आ रहा है साथ साथ, 60 + 66 126 और 72 एज इट इज़। तो अब वही चीज़ कि अगर तो कोई कटिंग मज़ीद हो रही है आप कटिंग कर सकते हैं। तो 2 126 को काटता है तो 63 आ जाएगा और नीचे 72। तो 63 1 से मल्टीप्लाई तो 63, 72 इधर 2 ख़त्म तो 1 बच गया, तो 1 से मल्टीप्लाई तो 72 ही आ जाएगा। मज़ीद ये 3 से कटता है, 3 2 द 6, 3 1 द 3, 3 2 द 4 और A1 कैरी जाएगा, 3 4 द 12। मज़ीद ये फिर 3 से कट सकता है, तो 3 7 द 21 एंड 3 8 द 24। तो यूँ हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है 7/8। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, 5th के थर्ड पार्ट पे। जो अब अगर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखें तो -5 एंड -4 ये विदाउट फ्रैक्शन है। तो ये भी सिंपल उसी मेथड से कि दोनों के दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो -5 प्लस -4 दोनों को ब्रैकेट में लिखा ताकि माइनस साइन की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो -5 एज इट इज़ प्लस माइनस -4 एज इट इज़ ब्रैकेट में लिख दिया। तो -4 -5 -9 आ जाएगा, और वही मेथड कि हम उसका क्या ले रहे हैं, हाफ। तो 1/2 एज इट इज़ साथ चलता रहेगा। तो इन दी एंड हम देखते हैं कि 1/2 और -9, तो -9 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई तो -9 और 2 नीचे एज इट इज़। मज़ीद अगर आप इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये पॉइंट में डेसिमल में तो ये -4.5 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, वो कहता है गिव एनी 2 रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। पहले हम पढ़ रहे थे रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 है 6 का, 3 और 4 के दरमियान हमने इर्रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमारी कोशिश ये होती है, इसके मुख्तलिफ मेथड हैं करने के, तो हम सबसे सिंपल मेथड पे जाते हैं। तो हम ये करते हैं कि पहले इसको इर्रेशनल फॉर्म में लिखते हैं कि जैसे 3 है तो 3 को अगर मैं 3 का स्क्वायर और रूट लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे कट के उसने 3 ही बच जाना है। लेकिन रूट और ये फॉर्म लिखने से फ़ायदा हमें ये होगा कि ये एक इर्रेशनल शेप बन जाएगी। तो 3 का स्क्वायर √9, और इसी तरह 4 को अगर 4 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट हम ले लें या स्क्वायर रूट जिसे हम बोलते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कटिंग हो के वापस 4 बच जाएगा। लेकिन लिखने का फ़ायदा ये है कि 4 का स्क्वायर 16, √16 इर्रेशनल फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारे पास अब 2 नंबर आ गए इर्रेशनल फॉर्म में, √9 और √16। तो हम ये देखते हैं कि उसने कहा था इनके दरमियान 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड करें। तो हम ये करते हैं
कि हम एक सीक्वेंस से सारे नंबर फाइंड कर लेते हैं कि अंडर रूट 9 के बाद आएगा अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 के बाद 11, अंडर रूट 12, अंडर रूट 13, अंडर रूट 14, अंडर रूट 15 और अंडर रूट 16। तो ये अंडर रूट 16 और अंडर रूट 9 ये तो वैल्यूज़ हमारी बन गई थी 3 और 4 के जगह हमने उसको कन्वर्ट किया रेशनल में। तो अंडर रूट 9 और अंडर रूट 16 के दरमियान ये तकरीबन 6 इर्रेशनल नंबर हमने लिख दिए हैं। बहरहाल हमारी रिक्वायरमेंट 2 की थी, तो कोई से दो नंबर अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, तो आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ये इर्रेशनल फॉर्म है और इर्रेशनल की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मज़ीद एक स्टेप इसमें अगर हम ये कर लें कि अंडर रूट 9 की जगह 3 और अंडर रूट 16 की जगह 4 लिखते हैं, तो इससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि 3 और 4 के दरमियान इर्रेशनल नंबर ये इस सीक्वेंस से आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 6 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है 10 और एक है 11। तो हमने सबसे पहले इसको इरेशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 10 को मैंने लिखा 10 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कटिंग होके 10 ही आ जाएगा। तो ये 100 का अंडर रूट बन गया स्क्वायर रूट। और सेकंड में अगर हम देखें तो 11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, तो कटिंग होके 11 ही बचेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में देखें तो ये 21 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट आ गया। तो हमारे पास 10 की जगह अंडर रूट 100 है, 11 की जगह अंडर रूट 121 है। तो अब इनके बिटवीन हमने दो इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो वही हम एक सीक्वेंस में इसको अगर हम लिखें तो ये सीक्वेंस क्या बनेगा इसका, अंडर रूट 100 और अंडर रूट 121 के बिटवीन। तो एक तरतीब से शुरू करें तो 100 के बाद 101 स्क्वायर रूट, 102 स्क्वायर रूट, 103 स्क्वायर रूट, अप टू सोन चलते चलते 121 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमने दो नंबर इरेशनल फाइंड करने थे, तो 100 के बाद 101 और 102 स्क्वायर रूट की फॉर्म ले सकते हैं। तो इस तरह कोई भी हम इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स। तो दूसरी तरह अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो अंडर रूट 100 मीन 10 है और अंडर रूट 121 मीन 11 है। तो 10 और 11 के दरमियान ये दो इरेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट अगर हम देखें तो वो है -5 एंड -4। तो -5 और -4 इसको भी मुख्तलिफ स्टेप से माइनस की फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्लस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम देखें तो -5 एंड -4 जो है, -5 का अगर मैं स्क्वायर लूँ और ऊपर स्क्वायर रूट तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर रूट से कट के वापस 25 मतलब -5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसको मज़ीद आगे करें तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट वापस -4, तो -4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट से कट के -4 ही बचता है। सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट 16 आ जाएगा। हाँ जी, इसमें एक बात काबिल गौर है कि बाज़ बच्चों के माइंड में आ सकता है कि 25 का अंडर रूट लें तो वो +5 हो जाएगा और +4 आ जाएगा अंडर रूट 16 का। लेकिन अंडर रूट लेने में हमेशा हम ये बात माइंड में रखते हैं कि वो वैल्यूज़ प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ माइनस में है, तो ये वो रीज़न है कि बहरहाल हमने अपनी आसानी के लिए उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख दिया ताकि हम क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व कर सकें। तो अब बिटवीन हमने -5 और -4 के दरमियान निकालना है। तो -5 का मतलब यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 25 बन चुका है और -4 का मतलब अंडर रूट 16 बन चुका है। तो अगर हम पहले लिखें अंडर रूट 25 और अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 5 बड़ी वैल्यू है बज़ाहिर देखने में और 16 छोटी है, तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाएगा। तो हम अंडर रूट 16 पहले लिखते हैं और अंडर रूट 25 एंड पे ले जाते हैं जैसे कि ये लिखा गया है। तो अंडर रूट 16 के बाद एक सीक्वेंस शुरू करें तो 17, 18, 19, अंडर रूट 20, अंडर रूट 21 चलते चलते हम अंडर रूट 25 तक पहुंच जाएंगे। तो यूँ अंडर रूट 16 और अंडर रूट 25 के दरमियान हमने मुख्तलिफ रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें दो चाहिए थे, तो एक उसमें से अंडर रूट 17 और एक अंडर रूट 18 आ गया। उसके बाद मज़ीद अगर हम नीचे इसको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दें तो अंडर रूट 16 का मतलब 4 भी हो सकता है और -4 भी, और अंडर रूट 25 का मतलब 5 भी हो सकता है और -5 भी। बहरहाल हमें -5 और -4 के दरमियान नंबर चाहिए थे, तो इर्रेशनल नंबर वो हमने फाइंड कर लिए हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 पे आएँ तो 7 क्वेश्चन में वो ये कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स इनटू रेशनल नंबर
in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो पार्ट 1 ये है 0.5 पे बार। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, यूँ थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया 0.5 बार। ये कहता है कि आपके पास रिकरिंग डेसिमल हैं, रिकरिंग मीन 0.5 बार का मतलब होता है कि 5 रिपीट हो रहा है, 0.5 यूँ अप टू सोन चलता जा रहा है, इसे रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। कह रही है अकर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू। उसने क्या रेशनल नंबर में लिखे हैं, रेशनल नंबर में भी कौन सी फॉर्म, वो कहते हैं p बाई क्यू, और जिसमें वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेटली q 0 नहीं होगा तो हम एक रेशनल फॉर्म बना सकेंगे। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह है, मतलब उसकी तरतीब हम यूँ लेते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 0.5 बार। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x इसके बराबर है, तो जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम x लिख सकते होंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि x की जो वैल्यू है वो 0.5555 अप टू सोन लिख सकते हैं, क्योंकि बार का मतलब ही है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू वो रिपीट हो रही है, तो 0.555 अप टू सोन यूँ चलता जाएगा। तो उससे मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में जब पॉइंट के बाद जो मेथड है उसमें आपने ये समझना ज़रूरी है, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपने इक्वल के दोनों तरफ थर्ड स्टेप में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 10x हो जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो उससे अगले स्टेप में 10 तो एज इट इज़ रहेगा, 10x तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल रूल ये होता है मेथड, 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक आगे डिजिट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा तो 5.5 बन जाएगा। शुरू का ज़ीरो हम लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है। तो ये 5.5555 अप टू सोन चलता जाएगा। उससे मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में 10x एज इट इज़, हमने ये 5 अलग लिख दिया और प्लस पॉइंट वाली वैल्यू 0.55 लिख दी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप कैलकुलेटर में इन दोनों को ऐड करें तो 5.555 ही बनेगा। लिखने का मकसद ये है कि 5 एज इट इज़, उससे अगले स्टेप में प्लस एज इट इज़, और 0.55 का मतलब 0.5 बार है। तो 10x एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 0.5 बार का मतलब x हो गया। ये x लिख दिया हमने 0.5 की जगह। उससे मज़ीद अगर हम देखें तो ये 10 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर हो रहा है प्लस तो उधर जाके क्या हो जाएगा अगले स्टेप में माइनस, तो इधर पीछे बच गया 5। तो 10x माइनस एक्स, 10x में से एक x निकाला तो 9x बचेंगे, x इधर ही रहेगा, 9 इधर 5 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x जो हमने लेट किया था स्टार्ट में 0.5 बार, तो x की जगह मैंने 0.5 बार लिखा, तो इससे ये साबित हुआ, इससे ये कन्वर्जन हुई कि 0.5 बार बराबर आ गया 5/9 फ्रैक्शन के। तो ये था इसका 7th का पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट को देखें तो 0.67 पे बार है। तो सबसे पहले वही स्टेप बिल्कुल सेम एज इट जैसे हमने पीछे किया कि x सेलेक्ट कर लिया 0.67 पे बार को, x एज इट इज़ इक्वल 0.67 बार का मतलब है 67.676767 अप टू सोन चलता जाएगा, क्योंकि बार का मतलब ही ये होता है कि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। फिर हमने यहाँ पे थर्ड स्टेप में 10 की बजाय 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 100x एज इट इज़, 100 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट एक आगे जाता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये पॉइंट 2 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो 67.6767 अप टू सोन बन जाएगा। शुरू वाला ज़ीरो हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद वही पॉइंट से पहली वाली वैल्यू अलग, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अलग लिख दी। 67 प्लस 0.676767 तो 0.6767 लिख सकते हैं, और आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं तो यही वैल्यू बनेगी। तो 67 एज इट इज़ प्लस 0.6767 रिपीट हो रहा है, तो जिसको कन्वर्ट करके वापस लिख सकते हैं 0.67 बार। 0.67 बार को हमने लेट किया हुआ था स्टार्ट में x, तो इसकी जगह x आ गया। ये x यहाँ पे प्लस हो रहा है तो उससे अगले स्टेप में वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, इधर पीछे बच जाएगा 67। उससे मज़ीद अगले स्टेप में अगर हम देखें तो 100x माइनस x 99x बन जाएगा, और दूसरी तरफ क्या बच गया 67, यूँ ही लिखा जाएगा। x इधर ही रहेगा, 99 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 67 डिवाइडेड बाई 99, और x की जगह हमने लिख दिया 0.67 बार। तो यूँ 0.67 बार इक्वल आ गया 67/99 के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट पार्ट है 7th का थर्ड, तो वो कुछ इस तरह है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इससे
जिसके लिए हम थोड़ा सा अपना मेथड चेंज करेंगे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ जी, तो थर्ड पार्ट इस तरह है कि 1.34 पे बार है। तो स्टार्टिंग उसी तरह है कि लेट कर लिया कि x इज़ इक्वल टू 1.34 पे बार, x एज इट इज़ 1.343434 अप टू सोन चलता जाएगा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। उससे अगले स्टेप में थर्ड स्टेप जो होता है, आपने इसको 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। 100x एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 134.3434 अप टू सोन 3434 चलता जाएगा। तो अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह 0 नहीं है, 1 है, तो 1 हम लिखते हैं, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये 134.3434 अप टू सोन आ गया। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का मेथड इस तरह है, क्योंकि अगर हम इसे तोड़ के लिखें अलग तो लिखा तो जा सकता है, लेकिन हम सॉल्व करने में कंफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकती है बात। तो हमने जो नाम दिया 1 और 2 का, तो हम करते भी ऐसे थे कि इसको माइनस कर देते थे, ये अलग करके उधर जाके माइनस करते थे। तो हम डायरेक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2 मैंने ऊपर लिखी, 100x इज़ इक्वल टू 134.343434 अप टू सोन, ये इक्वेशन 2 आ गई, और उसके नीचे इक्वेशन 1। तो 100x के नीचे x आ जाएगा, ये वाला, और दूसरी तरफ जो वैल्यू 134.34 के नीचे इक्वल की दूसरी वाली वैल्यू इक्वेशन 1 की 1.343434 आ जाएगी। लिखने की तरतीब वही, पॉइंट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो पॉइंट जहाँ पे लिखा जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट से पहले 1 आ रहा है तो 4 के नीचे 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद 343434 अप टू सोन आ जाएगा। अब हम इसे जब करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो सिंपल सी इसकी मतलब है कि 100x में से जब आप x निकाल दें तो 99x आता है, और 134 में से जब 1 निकाल दिया तो 133 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद वैल्यू सेम है तो वो कट के 000 आ जाएंगी। या आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो सिंपल आपकी वैल्यू 133.00 आ जाएगी। तो 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं, वो अगले स्टेप में 133 लिखा जाएगा, x इधर ही रहेगा, उससे अगले स्टेप में 99 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे। तो x हमने लेट किया हुआ था 1.34 पे बार, तो 1.34 बार इक्वल आ गया 133/99 के। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है जब पॉइंट से पहले 0 की जगह 1 या कोई भी डिजिट आ जाए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3, जो कि एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे 1.2 से।